एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। हमारा चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। काफ़ी कुछ बातें ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हो चुकी हैं, तो अगर इस वीडियो पे डायरेक्टली कूद रहे हो तो पहले पीछे वाली वीडियो ज़रूर देख के आना, नहीं तो बिल्कुल लिंक नहीं बैठेगा। ठीक, ओके। तो लास्ट क्लास में ख़त्म किया था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, पता लग गया था कि कौन सा वाला सबसे मेरा छोटा डीएनए फ्रेगमेंट है। इसके बाद मूव ऑन करेंगे कि उस फ्रेगमेंट्स की मुझे कॉपी कैसे बनानी है। तो तीसरा नाम जो मैंने लास्ट क्लास में छोड़ के बोला था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये होगा थर्ड स्टेप प्रोसेस में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। पहला चला डीएनए आइसोलेशन, दूसरा चला जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अब तीसरा करेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मतलब वही, पॉलीमरेज का मतलब है कि पॉलीमरेज एंजाइम को यूज़ करके, चेन का मतलब एक चीज़ को वापस से रिपीट करके कुछ हम बहुत एक अद्भुत सा काम करेंगे। अद्भुत यहाँ पे क्या होगा, छोटा सा फ्रेगमेंट लिया था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, उसकी बना देंगे हम बिलियन कॉपीज़। कितनी, ना हज़ार ना लाख ना मिलियन, कितनी बिलियन कॉपीज़। पीसीआर की यही खासियत है एंड बड़ी मतलब इम्पॉर्टेंट खासियत है भाई पीसीआर के। बिना पीसीआर के बायोटेक में काम नहीं चलता। तो पीसीआर के लिए सबसे पहले तो आप लिखिए साइंटिस्ट का नेम जिनको मिला इसके लिए नोबेल प्राइज़, वो है कैरी मुलिस। कैरी मुलिस ने पीसीआर टेक्निक को डिस्कवर किया। इन्होंने काफ़ी मेहनत करी होगी, ऑब्वियसली कोई चीज़ की डिस्कवरी में मेहनत लगती ही है। इन्होंने बताया कि पीसीआर को कॉपीज़ बनाने में ही नहीं, किसी बीमारी के बारे में पता करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मतलब डायग्नोज भी कर सकते हो डिज़ीज़ को पीसीआर को यूज़ करके। सोचो पीसीआर अगर नहीं आया होता तो आज के टाइम में कोई भी डिज़ीज़ के बारे में पता लगाना कितना मुश्किल होता। ठीक, तो कैरी मुलिस ने पीसीआर करी डिस्कवर। इन्होंने बोला बना सकते हो बिलियन कॉपीज़ और एक साइकिल में। ये भी नहीं है कि इस साइकिल को बहुत बार चलाना पड़ेगा, एक साइकिल में बना दोगे कितनी बिलियन कॉपीज़। ठीक, शुरू कर दूँ टेक्निक। अब बनाती हूँ इसमें डायग्राम पीसीआर का। ओके, तो पीसीआर पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत डीएनए रेप्लिकेशन रिवाइज कर लेना अपने दिमाग में, मैं नहीं करवाऊंगी। डीएनए रेप्लिकेशन में एंजाइम था आपका डीएनए हेलिकेज, क्या कर रहा था, डैश, डीएनए पॉलीमरेज डैश, और डीएनए लाइगेज। ये हेलिकेज लाइगेज पॉलीमरेज क्या है, आपके जो बॉडी में नेचुरली बनते हैं, ये बिल्कुल नेचुरल। इस चीज़ को बॉडी से बाहर निकाल के यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि आपकी बॉडी का एक टेम्परेचर है, उसी टेम्परेचर पे वो एंजाइम वर्क करता है। यहाँ क्या करेंगे, उसके जैसा दिखने वाला, उसके जैसा काम करने वाला एंजाइम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करेंगे। कैसे, आर्टिफिशियली। सबसे पहले तो बनाते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड ही होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब मुझे लेकिन कौन से वाले कॉलम की कॉपीज़ बनानी है, सपोज करो यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये है तुम्हारा रीजन टू बी एम्प्लीफाइड। क्या है ये, रीजन टू बी एम्प्लीफाइड। एम्प्लीफाइड का मतलब वो सॉन्ग नहीं, एम्प्लीफायर। एम्प्लीफाइड का मतलब है इस वाले रीजन की मुझे बनानी है कॉपी। सबसे पहला जो स्टेप होगा इसके लिए वो होगा आपका डीनेचुरेशन। क्या स्टेप चलेगा इसके लिए, डीनेचुरेशन। और डीनेचुरेशन करते कैसे हो, प्रोवाइडिंग हाई टेम्परेचर। अब भाई आखिरकार बेचारा ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है, तो बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो हाई टेम्परेचर दे करके बॉन्ड को तोड़ देंगे। कितने टेम्परेचर पे तोड़ सकते हो, 95 डिग्री सेल्सियस पे डीनेचुरेशन कर देंगे, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा अलग अलग। यही है ना आपका ATGC, AA, सो ऑन। फिर यहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंट्री बना दोगे, TTAA, फिर वही सो ऑन। ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स,
2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो इन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा तभी तो मुझे ये रीजन मिलेगा। तो तोड़ेंगे कैसे? टेम्परेचर को प्रोवाइड करके। टेम्परेचर के बाद देखोगे कि ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है ये कुछ एक ऐसा और एक कहीं ऐसा मुझे दिख रहा है, अलग अलग हो गया वो, ये हो गया आपका अलग अलग। ठीक, अलग अलग होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे डालोगे आप कहीं इसमें प्राइमर। क्या डालोगे? प्राइमर। इस प्राइमर वाले स्टेप को हम कहते हैं एनीलिंग। क्या कहते हैं इस स्टेप को? एनीलिंग। एनीलिंग का मतलब है हमने डाला है ऐड, और कौन सा प्राइमर है ये? आरएनए प्राइमर। कैसा प्राइमर है? आरएनए प्राइमर। और कौन से टेम्परेचर पे करेंगे इसको? 70 से 72 डिग्री सेल्सियस पे। अब पहले तो मुझे बता दो, एक चीज़ मैंने यहाँ गलती करी है। क्या गलती करी है? प्राइमर की पोलैरिटी नहीं लिखी। अगर मेरा ये वाला स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो इस वाले प्राइमर की पोलैरिटी क्या हो जाएगी? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अगर इस टेम्पलेट की 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो इसकी क्या हो जाएगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाना है तो हमेशा सिंथेसिस कौन से डायरेक्शन में होती है? मॉलिक्यूलर बेसिस। सिंथेसिस ऑलवेज टेक प्लेस इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो ये वाला जो प्राइमर है इस तरफ मूव करेगा और ये वाला इस तरफ मूव करेगा। इसके बाद क्या होगा? ये डीएनए स्ट्रैंड, ये जो आपका प्राइमर है इसकी वजह से यहाँ पे एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल जाएगा और एक मुझे यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल जाएगा। पोलैरिटी लिख देते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, फिर ये आ जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ये 2 वाले स्ट्रैंड से मैंने 4 स्ट्रैंड बना दिया, बन गई उसकी कॉपी। तो अभी तो साइकिल चला ही नहीं खास। अब सोचो इस साइकिल को कितनी बार घुमाओगे कि बिलियन कॉपीज मिल जाएंगी। अब इसके बाद पढ़ते हैं कौन कौन सा एंजाइम। और हाँ, लास्ट स्टेप है आपका एक्सटेंशन। लास्ट स्टेप क्या है? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंड करना। क्या एक्सटेंड कर रहे हैं? आरएनए प्राइमर। कौन से टेम्परेचर पे? 42 डिग्री सेल्सियस पे एक्सटेंड कर रहे हैं। एक चीज़ नहीं लिखी, जानबूझ के नहीं लिखी, एंड में बताएंगे, हर चीज़ अभी बता दें। क्या नहीं लिखा? एंजाइम। बिना एंजाइम के तो काम चलेगा नहीं। अब बताओ न्यूक्लियोटाइड्स कौन से एंजाइम ऐड कर रहे थे? डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज बॉडी में होता है नेचुरली। बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। बेचारा उसके बाहर काम नहीं कर पाता, हमने सोचा इसको ज़रा आर्टिफिशियली बनाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करने के लिए हमने बनाया टैक पॉलीमरेज। क्या बनाया? टैक पॉलीमरेज। आर्टिफिशियली लिख देती हूँ यहाँ पे, ये आर्टिफिशियल डीएनए पॉलीमरेज है। टैक पॉलीमरेज को आइसोलेट कहाँ से किया है? आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैसा ऑर्गेनिज्म है ये? थर्मोफिलिक। थर्मोफिलिक का मतलब है हाई टेम्परेचर पे रहने वाला। और कौन सा ऑर्गेनिज्म है ऐसा? थर्मस एक्वाटिकस। क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम? थर्मस एक्वाटिकस। तो टी वर्ड यहाँ से लिया और AQ वर्ड यहाँ से लिया और बना दिया हमने टैक पॉलीमरेज। तो ये सारा काम डीनेचुरेशन के जस्ट बाद ही हम क्या डाल देते हैं? टैक पॉलीमरेज डाल देते हैं, थोड़ा सा मैग्नीशियम डाल देते हैं प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, और जॉइन करने के लिए डाल देते हैं डीएनए लाइगेज। तो ये सारे एंजाइम हमने डाले। ये जो पार्ट लिखा इतना, ये है इस PCR का
इम्पॉर्टेंट पार्ट। टैग पॉलीमरेज को कहाँ से आइसोलेट किया है और वो बैक्टीरिया होता कैसा है? थर्मोफिलिक। थर्मोफिलिक मतलब बिल्कुल एकदम हाई टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा पे रहने वाले बैक्टीरिया। क्यों ऐसा लिया थर्मोफिलिक? यहाँ पे इतने टेम्परेचर पे काम कर रहे हो, पता लगे टैग पॉलीमरेज खराब हो गया, फिर काम कौन करेगा? तो इसीलिए ऐसे बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जो खुद ही हाई टेम्परेचर में रहता है। ठीक, ये हो गई आपकी पूरी पीसीआर की टेक्निक। सबसे पहला क्या था? डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। टेम्परेचर याद करना है, एंजाइम का नाम याद करना है, और ये प्राइमर्स किसके हैं? आरएनए प्राइमर है। ये सारी चीज़ें इसमें से नोट डाउन करनी है, और एक ये बॉक्स वाली चीज़। तो पहला हो गया आपका डीएनए आइसोलेशन, दूसरा हो गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तीसरा हो गया पीसीआर। डीएनए को कर लिया आइसोलेट, उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट किया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने छोटा वाला फ्रेगमेंट पता कर लिया। पीसीआर से हमने बना दी बिलियन कॉपीज़। अब इस बिलियन कॉपी के बाद कौन सा स्टेप होने वाला है? सस्पेंस। इसके बाद होगा आपका, पहले थोड़ा सा समराइज करते हैं। समराइज करते हैं यहाँ पे किया क्या अभी तक। सबसे पहले करा डीएनए को आइसोलेट, डीएनए आइसोलेशन। दूसरे स्टेप में मैंने उसको कट किया, कट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तीसरे स्टेप में मैंने यूज़ किया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे उसको साइज़ के अकॉर्डिंग सेपरेट किया। और चौथे स्टेप पे हमने यूज़ किया पीसीआर, जिसमें बना दी बिलियन कॉपीज़। ठीक, अब पीसीआर के बाद क्या होगा? अब इतनी सारी कॉपीज़ बन गई और मुझे ये भी पता है कि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है। जैसे पीसीआर में लिखा रीजन टू बी एम्पलीफाइड, मतलब वो मेरा जीन है जिस पे मुझे उसको मॉडिफाई करना है और काम करना है, जिसको मैं कह रही हूँ जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब जिस जीन में मुझे इंटरेस्ट है काम करने के लिए, मुझे वो भी पता लग गया। ठीक, अब हम आगे तरफ बढ़ेंगे कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाएंगे कैसे। ओके, एक तरफ मैं लेती हूँ आपका फॉरेन डीएनए, और ये कौन सा डीएनए है जिसमें आपका क्या बैठा हुआ है? जीओआई। क्या है? जीओआई, जीन ऑफ इंटरेस्ट। इस जीओआई को मुझे डालना है प्लाज्मिड में। किस में? ये रहा प्लाज्मिड का डीएनए। क्या है ये? प्लाज्मिड, जिसको मैंने शुरुआत की क्लास में बताया था कि प्लाज्मिड जो है एक्ट करता है वेक्टर की तरह, और वेक्टर का काम क्या है? एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ों को लेके जाना। ठीक, अब ये वाला जो फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए क्या है? कट विद, दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे। कट करेंगे तो ये सर्कल ऐसा दिखेगा और ये सर्कल ऐसा दिखेगा। इसके बाद ज्वाइन करना पड़ेगा, तो उसके लिए डालोगे डीएनए लाइगेज। ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन करने के बाद कैसा हो जाएगा? मेरा ये रहा जीओआई, और जीओआई में जोड़ा हुआ है प्लाज्मिड का डीएनए। जहाँ पे मुझे जीओआई को पहुँचाना है, अब मैं पहुँचाऊँगी। इस डीएनए को कहते क्या हैं? यही है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या है ये? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है दो चीज़ें जोड़ करके कुछ न्यू कॉम्बिनेशन, हाइब्रिड जैसा बना दिया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम डालते कहाँ पर हैं? कहाँ डालते हैं? ई कोलाई, इश्केरिया कोलाई। और ये ई कोलाई कैसा एक्ट करता है? एक्ट एज होस्ट, मतलब मेरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ये एक्सेप्ट करेगा। ऑब्वियसली बैक्टीरिया रेप्लिकेट करते हैं, रेप्लिकेट करेगा तो साथ साथ मेरा जीओआई भी रेप्लिकेट कर देगा। क्या कर देगा? जीओआई भी रेप्लिकेट कर देगा। लेकिन ये ई कोलाई कह सकते हो बड़ा मूडी है,
कभी एक्सेप्ट करता है, कभी एक्सेप्ट नहीं करता है। ऑब्वियसली इसकी भी मेम्ब्रेन किसी चीज़ से बनी होगी। अब ऐसा तो है नहीं ना कि इसको हर बार मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करके तब जाके जेनेटिक मटेरियल डालें। तो हमें ई कोलाई को कैसा बनाना पड़ता है? कॉम्पिटेंट। कैसा बनाना पड़ता है? कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? ई कोलाई को आप वैसा बना रहे हो ताकि आपका ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए का सैंपल वो एक्सेप्ट कर ले। कॉम्पिटेंट काफ़ी तरीक़ों से बना सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी ने कुछ 3-4 टेक्निक्स की बात करी है जिसको आप कहते हो कि ये टेक्निक्स हैं जिससे हम ई कोलाई को क्या बना सकते हैं? कॉम्पिटेंट बना सकते हैं। तो 5वां स्टेप क्या हो जाएगा यहाँ पे? मेकिंग ई कोलाई कॉम्पिटेंट। क्या बना रहे हैं हम? ई कोलाई को कॉम्पिटेंट। ये बेसिक सा स्टेप समझ आया? दिस इज़ बायोटेक्नोलॉजी, दिस इज़ योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये है मेरा जीओआई। जिस जीओआई को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने ये सब किया, तब जा कर के मुझे मेरा जीओआई मिला। अब इसको मैंने जोड़ दिया प्लाज्मिड के डीएनए में, कट किया दोनों को सेम तरीके के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से और इसने बना दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इसकी कॉपी बनाने के लिए इसको हम डाल रहे हैं ई कोलाई में, लेकिन हो सकता है ई कोलाई रिजेक्ट कर दे, तो हम ई कोलाई को बनाएंगे कॉम्पिटेंट। हेडिंग डालो, 5th हेडिंग, मेकिंग ई कोलाई कॉम्पिटेंट एज अ होस्ट। मेकिंग ई कोलाई कॉम्पिटेंट एज अ होस्ट। और सबसे पहला मेथड है कॉम्पिटेंट में हीट शॉक। क्या मेथड है सबसे पहला आपका? हीट शॉक। अब हीट शॉक का मतलब क्या है? हीट मतलब टेम्परेचर, शॉक मतलब वही ट्रॉमा। तो भाई हीट से हम उसको थोड़ा सा टाइम टू टाइम शॉक देंगे ताकि उसकी मेम्ब्रेन थोड़ी थोड़ी डिज़ोल्व हो जाए और मेरा जीओआई ले बस वो, और कॉपी बना के जल्दी से करते। हीट शॉक में सबसे पहले क्या करते हो? बॉम्बार्डमेंट विद कैटायंस। बॉम्बार्डमेंट का मतलब क्या होता है? बॉम्बार्डमेंट का मतलब होता है कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड में आप कुछ आयंस ऐसे यूज़ कर रहे हो हाई स्पीड के साथ ताकि उसकी सेल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे हो जाएं पोर्स, और मेरा वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो कर ले एक्सेप्ट। तो सबसे पहला है बॉम्बार्डमेंट विद कैटायंस। कौन से कैटायंस यूज़ कर सकते हो? जनरली कॉमनली कैल्शियम ज़्यादा यूज़ होता है, मैग्नीशियम भी यूज़ कर सकते हो। इन शॉर्ट जितने भी कैटायंस होते हैं, एनसीईआरटी बात करती है कैल्शियम के बारे में। तो बॉम्बार्डमेंट विद कैटायंस। इस बॉम्बार्डमेंट के बाद क्या होगा? पोर्स जनरेटेड इन ई कोलाई मेम्ब्रेन। ई कोलाई की मेम्ब्रेन में क्या हो जाएंगे? छोटे छोटे पोर्स। लेकिन इस पोर्स के बाद क्या करना पड़ेगा आपको? प्लेस इट ऑन आइस बाथ। इसको पहले आपको रखना पड़ेगा बर्फ पे। दूसरा स्टेप, देन प्लेस इट अंडर टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस। अंडरलाइन कर लेना, जो कलर यूज़ हो, जो कलर अच्छा लगता हो उससे अंडरलाइन कर लेना। कितने टेम्परेचर पे उसको प्लेस कर रहे हो? 42 डिग्री सेल्सियस। दिस इज़ द सम स्पेसिफिक टेम्परेचर जो एनसीईआरटी लिखती है ना, कुछ ऐसी 42, 37 या 67, ऐसा थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो हीट शॉक में कितना टेम्परेचर दे रहे हो? 42। लेकिन पहला स्टेप क्या है? बॉम्बार्ड विद कैल्शियम कैटायंस। दूसरा स्टेप क्या है? पोर्स हो जाते हैं। तीसरे में उसको आइस बाथ पे रखते हैं और चौथे में उसको 40 डिग्री सेल्सियस पे प्लेस करते हैं। ये जो लास्ट के 2 स्टेप थे ना, इसको बार बार रिपीट करना पड़ता है। जितनी बार रिपीट करोगे पोर्स उतनी ही ज़्यादा क्रिएटिवली क्रिएट होंगे। अब ये पहला स्टेप से क्या हो गया? ई कोलाई की मेम्ब्रेन में पोर हो गया एंड हो सकता है मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो कर ले एक्सेप्ट। दूसरा क्या है? बायोलिस्टिक्स जीन गन।
दूसरा क्या है, बायोलिस्टिक जीन गन। असली की गन नहीं यूज़ होती है, लेकिन गन नाम इसलिए दिया है क्योंकि वही सेम बम्बार्ड करेंगे, सेम वही कैटायंस और एनायंस लेकर के। तो बायोलिस्टिक जीन गन में इसकी जो बम्बार्ड करते हैं इसको, सेम वही बम्बार्डमेंट विद स्मॉल कैटायंस मॉलिक्यूल्स, स्मॉल कैटायंस मॉलिक्यूल्स। और क्या होता है, इन जीन गन की कोटिंग की जाती है, कोटिंग विद गोल्ड और टंगस्टन। गोल्ड और टंगस्टन से कोटिंग इसलिए ताकि सैंपल कंटैमिनेट ना हो। याद रखना है किसकी कोटिंग है, गोल्ड और टंगस्टन, इससे कोटिंग करते हैं। तो पहला है हीट शॉक, दूसरा है बायोलिस्टिक जीन गन, और तीसरा है आपका माइक्रो इंजेक्शन। तीसरा क्या है, माइक्रो इंजेक्शन। सेम वही इंजेक्शन टाइप इसका स्ट्रक्चर होता है, और इस इंजेक्शन से क्या करते हैं, ये है मेरा सेल, इसका रहा इकोलाई, इकोलाई के अंदर क्या डालना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इस इंजेक्शन में है मेरा सैंपल, और बिल्कुल ऐसी पतली सी आगे की तरफ होती है नीडल, और डायरेक्ट इसको इंजेक्ट कर देते हैं सेल के अंदर बिना किसी मेहनत के, माइक्रो इंजेक्शन। चौथा है आपका डिसआर्म्ड पैथोजन। क्या है, डिसआर्म्ड पैथोजन। पैथोजन तो आप लोग सोचोगे अरे यार ये तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है, वैसा पैथोजन यूज़ करेंगे कि पता लगे सैंपल भी खराब और इकोलाई भी म्यूटेट और कोई डिजीज़ हो जाए। डिसआर्म्ड पैथोजन का मतलब है ऐसा पैथोजन जिसको आपने क्या कर दिया है, डीएक्टिवेट। क्या कर दिया है आपने, इसको डीएक्टिवेट, और बस आप इससे अपना काम निकलवा रहे हो एंड हेल्प ले रहे हो कि भाई मेरा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का सैंपल है प्लीज़ इकोलाई तक पहुंचा दो। तो डिसआर्म्ड पैथोजन में जो है आप बैक्टीरिया का भी यूज़ कर सकते हो, वायरस का भी यूज़ कर सकते हो, किसी का भी यूज़ कर सकते हो, उसको कर दो डीएक्टिवेट एंड फिर उसको डाल दो किसमें, इकोलाई की मेम्ब्रेन में। तो ये जो 4 मेथड्स हैं ये आपका आ जाता है कि हमने इकोलाई की मेम्ब्रेन को बना दिया कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब उसकी मेम्ब्रेन को वैसा लायक बना रहे हैं ताकि वो सैंपल को इनटेक कर ले। 4 मेथड यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन और भी होते हैं। एनसीईआरटी इतने मेथड्स की बात करती है, ध्यान इन्हीं मेथड्स पे ज़्यादा देना है। देखो एनसीईआरटी के बाहर ज़्यादा कूदने की ज़रूरत नहीं है, जितनी लाइन बाय लाइन चीज़ें दी हुई हैं, स्पेशली जितने मेथड्स हैं या फिर टेम्परेचर है, उतना एनफ है, बिकॉज एनसीईआरटी के बाहर नहीं बनते क्वेश्चन। इन्हीं सब चीज़ों में घुमा देते हैं और हमें लगता है आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो ये 5 स्टेप्स समराइज़ किया जो हमारी काफ़ी लास्ट की वीडियोस में एंड आज की वीडियो में सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं कि हम बायोटेक्नोलॉजी में अपने जीन्स पर काम करने के लिए शुरू कहाँ से करेंगे, डीएनए को आइसोलेट, कट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर एंड देन इकोलाई को बनाया है कॉम्पिटेंट। ये पार्ट आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे ना, सबसे लास्ट में दिया है, और इसको मैंने पढ़ा दिया सबसे पहले, क्योंकि फिर अगर मैं कुछ चीज़ पहले बताती ना उसमें हो जाती कन्फ्यूजन। लेकिन अब तो पता लग गया ना कि कैसे कैसे चीज़ें एक्सट्रैक्ट करी हैं। ये सब हो रहा है कहाँ, लैब में, इसीलिए काफ़ी कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें यहाँ यूज़ करी हैं। अब इसके बाद हम आएंगे कि आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे होता है, काम कैसे करता है, किसने आइसोलेट किया। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आएगा प्लाज्मिड का। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग जो है नेक्स्ट वीडियो के लिए डाल के रखना, अबाउट एवरीथिंग अबाउट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्लाज्मिड। अब जो है चैप्टर का कोर पढ़ेंगे। ओके, सो होप यू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टॉपिक के साथ।